तो आज मैं कोडिंग डिकोडिंग और उसको फाइनलाइज करूंगा और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। कोशिश करूंगा कि उसके मैक्सिमम टाइप्स आपको बता दूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं कोडिंग डिकोडिंग से। मैंने पहले ही कहा था कि अल्फाबेटिकल पोजीशंस आपने याद रखनी है A to Z। तो आई होप कि सबको याद हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले मैंने ये बताया था कि आपको पोजीशंस याद होने चाहिए A to Z। अगर पोजीशंस याद है तो 50% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है यूं ही, क्योंकि आप जैसे ही अल्फाबेट देखेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी और आइडियाज काफी आपको आ जाएंगे क्वेश्चंस को देखते ही। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कोडिंग डिकोडिंग होते कितने तरह के हैं, किस किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप। तो कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली जो है वो मैंने पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि कोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, डिकोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जितने एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से हमने 10 टाइप्स ढूंढे हैं कि टोटल 10 तरीके के कोडिंग डिकोडिंग हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको टाइप को डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में पहला है जंबल कोडिंग डिकोडिंग। जंबल का मतलब होता है उलटफेर कर देना, हिंदी में कहते हैं उसको उलटफेर करना। तो जंबल कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कोड दिया जाएगा और उसको उलट करके अलग तरीके से राइट साइड में एक कोडिंग बना दी जाती है। उसकी एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल थिंग होती है, मीनिंगफुल थिंग से मीनिंगलेस थिंग बनाई जाती है। तो जंबल कोडिंग लेटर कोडिंग डिकोडिंग की पहचान ये है कि उसमें नए लेटर का प्रवेश नहीं किया जाता है। मतलब पुराने लेटर को ही आपस में किसी खास पैटर्न में, यूं नहीं कि ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी तरीके से हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं, किसी खास पैटर्न में उसको हम लोग बदल देते हैं। तो उसको कहते हैं जंबल्ड कोडिंग डिकोडिंग। मैं आगे इसको डिफाइन करके बताऊंगा एग्जांपल के साथ। पहले हम ये जान लें कि टाइप्स कितने हैं। तो जंबल कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, इसमें टाइप नए नहीं होते हैं। मतलब इसमें अल्फाबेट्स नए नहीं होते हैं। अल्फाबेट सेम अल्फाबेट को रीपोजिशन किया जाता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के मदद से। तो इस वाले कोडिंग डिकोडिंग में किसी नए लेटर का समावेश नहीं किया जाता है। और दूसरा आता है न्यू लेटर इंडक्शन कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि नाम से क्लियर है, न्यू लेटर इंडक्शन मतलब पर्टिकुलर एक मीनिंगफुल थिंग है, उसको मीनिंगलेस थिंग बनाने के लिए एक नए लेटर को हम लोग उसमें इनपुट करते हैं, लेकिन वो भी एक खास नियम के तहत। तो जब हम पोजीशंस को देखेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि इसमें नया लेटर इंडक्शन हुआ है, अगर हुआ है तो किस तरीके से हुआ है। तो इसमें बिल्कुल एक नए लेटर को हम लोग डाल देते हैं पोजीशन के हिसाब से, निश्चित नियम के अनुसार। बिना नियम के कोडिंग और डिकोडिंग नहीं बनता है। कोडिंग के लिए जरूरत है कि हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना होता है सो दैट कि जो रिसीवर है वो इजीली समझ सके, उसको इजीली ब्रेक कर सके, ब्रेक करके इसको डिकोड कर दे। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी एक लेटर को हटा के या तो नया लेटर डाल दिया जाता है या फिर उसी की जगह में हम लोग कुछ एक नंबर्स या लेटर्स या अदर चीजें हम लोग डाल देते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस कराऊंगा मैं तो उसको डिफाइन कर दूंगा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग। एक कॉलम कोडिंग डिकोडिंग। कॉलम कोडिंग डिकोडिंग में क्या है कि एक पर्टिकुलर कॉलम्स आपको दिए जाते हैं, उस कॉलम के हिसाब से उसको कोड किया जाता है, फिर डिकोड किया जाता है। हमें बेसिकली कोड से डिकोड करना होता है, डिकोड से कोड करना होता है। तो इसको भी मैं देखूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं वो भी टिक कर दूंगा। और उसके बाद छठे नंबर पे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में होता है जैसा कि नाम से क्लियर है, तो एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल थिंग दिया रहेगा और राइट साइड में मीनिंगलेस थिंग दिया जाता है। मीनिंगलेस थिंग का मतलब ये होता है कोडिंग। वो किसी और के लिए मीनिंगलेस होता है, लेकिन सेंडर और रिसीवर के लिए उसकी खास मतलब होते हैं। तो
कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में किसी कॉमन अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है। अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, लेकिन हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें अल्फाबेट्स का हम यूज करेंगे। तो अल्फाबेट्स कॉमन होते हैं, उस कॉमन अल्फाबेट को हमें ढूंढना होता है। वो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपको आइडिया लग जाएगा उसका। दूसरा है मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें अल्फाबेट भी होंगे, इसमें नंबर्स भी होंगे और सिंबल्स भी हो सकते हैं। जनरली सिंबल्स होते नहीं है, अल्फाबेट्स और नंबर का समावेश होता है। वो आपको देखने होंगे, वो क्वेश्चंस के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन निश्चित पैटर्न में होते हैं। वो बिना पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग नहीं होती है कभी भी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पैटर्न थोड़ा या तो डिफिकल्ट है, या फिर उस पैटर्न पे आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी है, या आपके लिए बिल्कुल नया है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो पैटर्न होना ही होना है, बिना पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग नहीं होता है। ठीक है, मिक्स्ड नंबर कोडिंग डिकोडिंग, ये क्लियर है। इसमें नाम से ही क्लियर है, इसमें नंबर्स होते हैं जो मिक्स किए हुए होते हैं। एक तरफ अल्फाबेट रहेगा, एक तरफ नंबर रहेगा। और अल्फाबेट और नंबर में जो रिलेशनशिप होते हैं वो बिल्कुल उनकी पोजीशन के हिसाब से होते हैं। या तो पोजीशन होगा या फिर उसका उल्टा होगा, अपोजिट वर्ड। तो हम देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग। कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो इस तरफ है उसके समानांतर। तो कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग, जब मैं क्वेश्चंस को देखूंगा तब वो चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएगी, नाम से क्लियर नहीं होता कई बार। तो कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो है अल्फाबेट्स या नंबर्स हमें देखने होते हैं कि इस मीनिंगफुल थिंग का मीनिंगलेस थिंग जो बनाया गया है वो किस पैटर्न में बनाया गया, किस तरीके से बनाया गया, कौन कौन सा अल्फाबेट का पोजीशन किस तरफ ले लिया गया, या फिर नया अल्फाबेट कैसे इंसर्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे तो समझ में चीजें आ जाएंगी। उसके बाद मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बिल्कुल अलग सा होता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आपको एक चार्ट दिया हुआ रहता है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो उस चार्ट में नंबर्स एंड अल्फाबेट्स दोनों दिए गए होते हैं, और उसी चार्ट की एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस तरह से चार्ट बने होते हैं। इस तरह से चार्ट बने होते हैं जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, और इसकी मदद से हम कोडिंग करते हैं और डिकोड भी करते हैं। तो काफी आसान सा होता है ये मैट्रिक्स। सीजीएल में काफी क्वेश्चंस पहले प्रीलिम्स में इनसे पूछे जाते थे, लगभग 10 क्वेश्चंस रहते थे, और काफी आसान होता है। इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है, वो मैं बताऊंगा। तो टोटल इस तरह से 10 प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने 10 पैटर्न्स कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो आप कोडिंग डिकोडिंग का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्योंकि आपके पास नीचे ऑप्शंस भी होते हैं, तो आप जब रिजल्ट सॉल्व करेंगे तो ऑप्शंस से भी आपको काफी मदद मिलेगी। क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं तो ऑप्शंस में भी देखते जाते हैं, क्योंकि हमें कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं करने होते हैं। सॉल्व करते करते ही ऑप्शन में दिख जाता है कि इसमें से ये 3 तो नहीं होगा, चौथा वाला सही होगा, तो पूरे क्वेश्चंस बनाने भी नहीं होते हैं। तो आपने ऑप्शंस की भी मदद लेनी है, लेकिन बनाने की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ऑप्शंस की मदद हम बाद में लेते हैं जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। शुरुआत में आपको बनाना है, क्योंकि पैटर्न आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो इस 10 में से अब हम एक एक करके इसको देखते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ। पहला है जम्बर्ड कोडिंग डिकोडिंग।
किसी को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा आज। पिछले संडे में बिजी था, वो कुछ कमेटी की मीटिंग थी तो मैं क्लासेस नहीं ले पाया था, और मैं आज शेयर कर दूंगा। किसी को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। ध्यान से आप देखेंगे तो जंबल कोडिंग, जंबल का मतलब होता है उलट फेर कर देना, दाएं बाएं किसी भी तरीके से कर देते हैं हम इसको। लेकिन किसी खास पैटर्न के तरीके से ये किया जाता है ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए। खास पैटर्न नहीं होगा तो डिकोड भी आप नहीं कर पाएंगे, दूसरा आदमी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना पैटर्न के भी जैसे तैसे कर दिए जाते हैं, तो वो वाला भी आप बना लेंगे, क्योंकि उसके अल्फाबेटिकल जो शब्द होते हैं छोटे होते हैं, तो आप समझ जाएंगे किस लेटर को कैसे इंटरचेंज किया गया है। इसकी पहचान है, कोई नया लेटर नहीं आएगा, जो लेटर पहले था कोडिंग में, डिकोडिंग में भी आपका वही अल्फाबेट होगा, केवल पोजीशन उसकी चेंज होगी। उस चेंज वाले पोजीशन को हमें पहचानना है कि पोजीशन किस सीक्वेंस में चेंज की गई है। एग्जांपल देते हैं, किसी कोड लैंग्वेज में महेश को HSEHM लिखा जाता है। आप देखेंगे इसका कोई मतलब है, किसी का नाम है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। दैट मीन्स ये डिकोड कोडिंग, ये कोडिंग है, महेश का कोडिंग है, इसको अब हमें डिकोड करना है। जब तक हम डिकोड नहीं करेंगे तब तक इसका मीनिंगफुल मतलब नहीं आएगा। तो हम देखते हैं क्या कि इसमें जो अल्फाबेट का यूज किया गया MAHESN, वही अल्फाबेट इसमें भी है। किसी नए अल्फाबेट को नहीं इंडक्ट किया गया, इसमें इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि ये जंबल कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें उलट फेर कुछ किया गया है। तो अब इसके पैटर्न को एनालिसिस करेंगे। पैटर्न एनालिसिस को कहते हैं, तो MAHESH को, ये देखिए ये एच है ये, तो देखेंगे तो इसका पोजीशन को उलट दिया गया है, यहां से स्टार्ट कर दिया गया। लेफ्ट टू राइट अगर हम पढ़ते तो महेश है, राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो HSEHAM, HSEHAM। इसका मतलब है कि इसके पोजीशन को रिवर्स कर दिया गया, बिल्कुल उलट दिया गया है। तो जो पैटर्न यहां है, अगर इसको देखें तो ये ऐसे होगा, बिल्कुल रिवर्स है। ये क्या है, पोजीशन रिवर्स। पोजीशंस को बिल्कुल उलट दिया गया है, कोई नोट नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो जिस पैटर्न में ये है उसी पैटर्न में इसका भी कोडिंग होगा। तो इसको हम लोग, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो इसका जो पोजीशन है, पोजीशन हम ऐसे ही बता रहे, अल्फाबेटिकल पोजीशन नहीं बता रहे। 1 2 3 4 5 6 है, तो ये कर दिया गया 6 5 4 3 2 1। तो इन द सेम वे उसी तरीके से इसको भी करेंगे। पहला आ जाएगा EROHSIK। ये आपने पूरा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शंस होंगे। जैसे ही आप इसको देखेंगे ये रिवर्स हो गया है। RE हो सकता है REO तक आते आते आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें किसी और में REO है ही नहीं, तो आपका टाइम बच जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं। मान लेते 3 में होगा तो आंसर हो जाएगा आपका 3। तो ये भी ध्यान रखना है सॉल्व करते समय।
जब आप एग्जाम में होंगे या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आप आधा ही सॉल्व करेंगे, तो आपको ऑप्शन पे भी नजर रखनी है साथ ही साथ, ताकि आपका टाइम बचे। टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, एक तो इस टाइप का हो गया। दूसरा, इसी में मैं एक एग्जांपल देता हूं। किसी कोड लैंग्वेज में RAJES राजेश को जारेस लिखा जाता है, तो उसी कोड लैंग्वेज में मोहन को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमारी पहचान ये होनी चाहिए, हम देखेंगे कि कोई नया लेटर तो नहीं आ गया कोडिंग करते समय, डिकोड करते समय। अगर नया लेटर नहीं आया है तो हमें पोजीशन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो चूंकि जंबल कोडिंग डिकोडिंग है, इसका मतलब है कि नया लेटर नहीं आया होगा, मैं पैटर्न वही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें कोई टाइप नहीं होता एग्जाम में। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो उसमें कोई टाइप नहीं होता, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए। ये देख के लग रहा है कि कोई नया लेटर नहीं है। जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का सवाल सॉल्व करेंगे तो पहला लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका पहला और इसका पहला। तो हम लोग देखते हैं आर है, आर यहाँ भी है। तो पहला जो टाइप मैंने बताया वो मोस्ट कॉमन टाइप था कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि काफी इजी स्केल पे होता है। और ऐसा नहीं कि इजी है तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, मैक्सिमम इजी ही होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें इसका एनालिसिस करना है कि इसको किस तरीके से जारेज बनाया गया है। तो हम लोग अगर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जब आप अल्फाबेट याद करते, A to M, ए से एम हो गया, टोटल 26 है। 13 अल्फाबेट को अलग कर देंगे, A to M, उसको कहते हैं फर्स्ट हाफ। फिर N to Z, उसको कहते हैं सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का कॉन्सेप्ट भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां लगता है। तो हम लोग इसको अगर डिवाइड कर दे, 6 लेटर का है, तो ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया। तो अगर हम देखें तो ESH, ये क्लियर दिख रहा है, ESH सेकंड हाफ में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। सेकंड हाफ ज्यों का त्यों है, ESH। बचता है फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ हो गया RAJ, यहाँ JAR, यानी कि फर्स्ट हाफ में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वो चेंजेस को हमें पता करना है। तो ये है RAJ है, तो इसको उन्होंने रिवर्स कर दिया है। फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया है, सेकंड हाफ ज्यों का त्यों है। ठीक है, क्लियर है? उसी पैटर्न में हम लोग फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का हम लोग करेंगे। तो अब एक चीज देखना है, एक चीज ध्यान देना है, इसमें 6 लेटर थे तो आधा आधा तो हमने कर दिया। इसमें तो 5 ही लेटर है, तो 5 लेटर में हम आधा कैसे करें? तो ये आपको डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शंस किस तरीके से है। तो हम लोग फर्स्ट 3 को हम लोग ये कर लेते हैं, यहाँ 2 ही बचते हैं। जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट हाफ ही हो, यही वाला हो, MO भी फर्स्ट हाफ हो सकता है, इधर वाला पोर्शन भी, इधर वाला भी, जब लेटर इक्वल्स नहीं हो, इसमें इक्वल नहीं है तो हम लोग फर्स्ट को लेते हैं। तो हम लोग इसको भी वही करेंगे, पहला HOM और सेकंड हाफ AM, जो का जो आएगा। अब ये पैटर्न जो है, जब अलग अलग अल्फाबेट के नंबर्स ऑफ अल्फाबेट, इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो वैसी परिस्थिति में हम किसको आधा मानेंगे, इधर को माने या इधर को माने। हो सकता है कि ये वाला पोजीशन आपको, ये बीच का पोजीशन हो गया, ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आपके पास जो है ऑप्शंस किस तरीके से हैं। तो कई बार क्या होता है, इसको हम लोग बीच का मान लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ हो गया।
अगर हम इसको माने तो फर्स्ट हाफ जो है ओ एच हो जाएगा और मिडिल वाला ज्यों का त्यों ये भी हो सकता है आंसर आपका। आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालातों में आपके पास नीचे दिए गए ऑप्शंस क्या क्या है। कई बार क्या होता है कि दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको करना क्या है, हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है। अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो जो मान लेते हैं कि 1 2 3 4, एक में पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा में, इसमें बोथ, इस तरह के आंसर भी ऑप्शंस भी होते हैं कि आपको ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, बोथ तो हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा ना, नन मतलब कोई नहीं इनमें से। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो पहला ऑप्शन होगा उसको ही हम लोग ऑप्ट करेंगे, पहला ऑप्शन ही सही होगा। हालांकि ऐसे हालात आपको कम मिलेंगे लेकिन मिल सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। तो हम लोग हमेशा ये देखेंगे कि जंबल कोडिंग डिकोडिंग में नया लेटर नहीं आएगा, उसी लेटर को उलट फेर करके हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, उसको रिजॉल्व भी करना पड़ता है। हमको पोजीशन पे ध्यान देना होता है, किधर से कैसे घुमाए। ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 10 तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो आपका दिमाग अपने आप कैच कर लेगा तुरंत कि कौन से लेटर का पोजीशन किस तरह से ये घुमाया गया, दाएं से बाएं किया गया, फर्स्ट हाफ को किया गया या सेकंड हाफ। जिस तरह यहाँ फर्स्ट हाफ को चेंज किया, सेकंड हाफ कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट का मतलब बदला नहीं गया है, उसी तरह फर्स्ट हाफ को कांस्टेंट रख दिया जाएगा, सेकंड हाफ को इंटरचेंज कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतना ही आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। न्यू लेटर वाला जो है इंडक्शन वाला थोड़ा सा वो टिपिकल होता है, लेकिन अगर आपको पोजीशन याद है तो वो भी आसान है। तो मैं दूसरा टाइप पे जा रहा हूं। ये नाम से क्लियर है कि इसमें नया लेटर बिल्कुल आएगा। लेफ्ट साइड में जो वर्ड्स दिए रहेंगे, राइट में वर्ड्स में समानता नहीं होगी, कोई कॉमन नहीं होगा, कॉमन हो भी सकता है एक आध, लेकिन जनरली नया लेटर, एक भी अगर नया लेटर आया तो ये टाइप न्यू लेटर इंडक्शन में, न्यू लेटर कोडिंग डिकोडिंग में आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चंस देते हैं, इसमें वैरायटीज ऑफ टाइप्स हो सकते हैं इसी के अंदर, तो आपने उस टाइप को एनालिसिस करना है, आपको पोजीशंस देखनी है कि नया लेटर आया तो क्यों आया, किसी खास नियम के तहत ही आया होगा, वो किसी खास सीक्वेंस में ही वो नए लेटर डाले गए होंगे, आपको पता करना होगा वो सीक्वेंस कैसा है, कहां से आया, किस तरीके से आया। इसके लिए आपको अल्फाबेटिकल पोजीशंस याद होने चाहिए, जो कि आपको याद हो चुके हैं अभी तक। क्वेश्चन, किसी कोड लैंग्वेज में कैट को तो उसी में डॉग को क्या लिखा जाएगा। अब हम क्वेश्चंस को अगर देखें, ये CAT या XZ तो इनके लेटर्स में कोई समानता नहीं है। इसका मतलब है कि बिल्कुल ही नया लेटर इसमें डाला गया है। तो हमें पैटर्न एनालिसिस करना होगा कि किस पैटर्न में ये डाले गए। आपको मैंने एक चीज बताई थी
ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट है टोटल 26 होते हैं। ये होता है फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ होता है ए से लेके एम तक। सेकेंड हाफ होता है एन से लेके जेड तक। ये मैंने उल्टा क्यों लिखा है, इसके पीछे भी रीजन है। हमें एक अपोजिट अल्फाबेट्स याद करने होते हैं, हम याद भी कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस भी है। अल्फाबेट ए का पोजीशन 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से अल्फाबेट के पोजीशन होते हैं। अगर मैं ए बी सी ऐसे करके एक्स वाई जेड तक लिखूं, तो अल्फाबेट में अपोजिट लेटर का मतलब होता है अपोजिट पोजीशन। अपोजिट लेटर कुछ होता नहीं है। अपोजिट कहने का मतलब होता है पोजीशन। हम लोग अंग्रेजी जो पढ़ते हैं ए से जेड, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। इंग्लिश में रोमन में हम लोग लेफ्ट, इंग्लिश में रोमन में, हिंदी में देवनागरी में भी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज है जो राइट टू लेफ्ट भी लिखते हैं। तो हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये सीधी गिनती है, ये सीधा जाते हैं। अगर हम उल्टा चले तो उसी को अपोजिट कहते हैं। तो किसी अंग्रेजी वर्णमाला में पहला स्थान जो होता है ए का होता है और 26वां स्थान होता है जेड का। तो हम लोग ये पहला जहां से शुरू होता है और जहां खत्म होता है, एक दूसरे को हम लोग कहते हैं अपोजिट। दो अपोजिट लेटर का सम, एक पहला पोजीशन एक, दूसरा 26, 27 होता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में आपको किसी अल्फाबेट का अपोजिट पोजीशन पूछा जाए, तो आपको पता है कि दो लेटर को जोड़ने पे 27 होता है, तो दूसरा का एक लेटर का अपोजिट आप इजीली निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि एफ का अपोजिट निकालना है आपको। एफ का अपोजिट क्या होगा? जब एफ जब भी आएगा आपके दिमाग में 6 आने चाहिए। तो हमें 27 बनाना है ना। एफ का अपोजिट दो लेटर्स को जोड़ने पर अगर 27 हो जाए तो वो दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 27 अंदर 21 होना चाहिए। 6 + 21 करना होगा, 21 से 27। तो 21 का पोजीशन हम पता करेंगे। 21 का पोजीशन क्या होता है? यू। तो एफ का अपोजिट यू होता है। ये आपको याद रखना। याद नहीं है तो 27 में से ये पोजीशन घटा दे। 27 में से 6 गया 21, तो यू होगा। तो ये पोजीशंस आपको उल्टा वाला अपोजिट वाला याद रखना है। बार बार 27 में से नहीं घटाना है। अगर आप याद रखेंगे तो दिमाग में तुरंत ऑटोमेटिक ये आ जाएगा अपोजिट लेटर है या नहीं। आप यहाँ वाला पोजीशन ध्यान रखें। इधर मैंने बना दिया है चार्ट। इसको याद करने के लिए आप कोड भी बना सकते हैं। जैसे जी का अपोजिट जी है जीटी रोड। जीटी रोड सबको पता है, तो ये याद रहेगा। हाई स्कूल HS हाई स्कूल। इंस्पेक्टर IR। आप कोडिंग अपने तरीके से भी बना सकते हैं याद रखने के लिए, चाहे GS हो, रीजनिंग हो या मैथ्स हो। अपनी सुविधा अनुसार आप खुद से कोड क्रिएट करके याद रखने के लिए चीजें बना सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप या तो कोड करके याद कर लें या फिर प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाती है चीज। तो अगर हम कैट को देखते हैं, जैसे C और X देखते हैं दिमाग में फट सा आता है। ये 3 है, ये 1 है, ये 20 है, ये क्या है 24 है, ये 26 है, ये 7 है। या तो हम पोजीशन देख लें। 3 का 24 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 27। इसका मतलब C का अपोजिट X है, A का अपोजिट Z है, T का अपोजिट G है। ये आपको देखते ही फ्लैश हो जाना चाहिए माइंड में, और फ्लैश हो जाता है। उसी तरह DOG डॉग का क्या होगा? तो D का अपोजिट हम लोग देखेंगे। D का होता है पोजीशन 4, उसको 27 करना है तो 23 होगा। 23 का पोजीशन क्या होता है? F। ये 23 का पोजीशन हो गया W। O का पोजीशन है, O का अपोजिट क्या होगा? आप O का देख लें कि नहीं, O का कितना हो गया पोजीशन? आपका 15 है ना।
15 के साथ 12 होगा, 12 का मतलब है एल, WLGT, WLT। ये सारे लेटर एक दूसरे के अपोजिट, ये आंसर हो जाएगा। साथ में आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, तो ऑप्शंस पे भी नजर मारते रहना है कि कौन सा हमारा सही होगा। ये तो मैंने 3 लेटर का दिया, ज्यादा लेटर्स के भी हो सकते हैं। ये तो एक न्यू लेटर इंडक्शन में एक टाइप ये है कि आपको अपोजिट लेटर्स दे दिए जाएंगे, उसके बेस पे कोडिंग और डिकोडिंग करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं, इसी में अलग टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम देखें, कई बार क्या होता है, मैंने सिंगल बताया था, कई बार आपको क्वेश्चंस में जब थोड़ा सा टिपिकल होता है तो 2 तरह के पैटर्न दिए जाएंगे, ताकि पहला पैटर्न में आपको समझ नहीं आए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैटर्न आपको भी नीचे दिया जाएगा। तीसरे से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि तीसरा वाला इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तीसरे वाले का क्या कोडिंग। तो हम लोग बिल्कुल नया लेटर है, तो नया लेटर जैसे है तो दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले लाना है कि अपोजिट तो नहीं है, यहाँ अपोजिट का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है कहीं, अपोजिट नहीं तो फिर हम पोजीशन पे जाएंगे। पोजीशन क्या है डी का, 4, 24, 4, 24, 18, 20, 2, 12, 9, 10। ये आपने लिखना नहीं है, आपने डी देखा तो दिमाग में 4 आना चाहिए, एक्स देखा तो 24 आना चाहिए, आर देखा तो 18 ऑटोमेटिक क्लिक करना चाहिए, 20, टी देखा तो 20 दिमाग में आना चाहिए। आप इसका और इसका कंपैरिजन करें। दूसरा पी है, पी का पोजीशन है 16, एल का 12, एन का 14, एफ का 6। कुछ हिंट्स मिल रहा है इसमें। डी का पोजीशन जो है 4 है, तो डी के जगह यहाँ बी हो गया, 4 का आधा, यानी जो न्यूमेरिकल पोजीशन है उसका जस्ट हाफ कर दिया गया है, तो डी का आधा कर देंगे तो बी हो जाएगा, 4 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह एक्स का आधा करेंगे तो एल हो जाएगा, इसका मतलब 24 का आधा करेंगे 12, 18 का आधा करेंगे 9, 20 का आधा करेंगे 10। इसका मतलब है कि अल्फाबेटिकल जो पोजीशन है उसको जस्ट आधा करने के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फाबेट को इसमें डाल दिया गया है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आधा ही कर दिया गया है, ये तभी पता चलेगा क्योंकि लेटर्स का तो आधा ना होता है ना तो पूरा होता है, तो नंबर्स के ही आधे हो सकते हैं या फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकते हैं, इसीलिए नंबर आपको पोजीशन याद रखने जरूरी है। जैसे ही आप देखेंगे ये पोजीशन याद आ जाएगा, उसी तरह से 16 का हो जाएगा 8, 12 का 6, 14 का 7, 6 का 3। तो नंबर्स के पोजीशंस को ये मैं थोड़ा सा अपग्रेडेड बता रहा हूं क्योंकि अब क्वेश्चंस के पैटर्न काफी हाई हो गए हैं, अदरवाइज छोटे भी होते हैं। आपको दूसरा पैटर्न भी बताऊं जो काफी आसान होगा। तो ये वाला पोजीशन में क्या कर दिया गया, जस्ट जो पोजीशन अल्फाबेट का पोजीशन का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसके उसको जस्ट आधा कर दिया गया है। तो सेम पैटर्न में इसका आधा यहाँ कर देना है। हो सकता है 2 दिया है, तीसरा पूछे, लेकिन आधा का कंसेप्ट है तो आधे वाले लेटर ही आपको लेने हैं। तो उस तरह के आपके यहाँ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ये हो सकता है एक क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। तो जब आपने इसको रिजॉल्व कर लिया तो नीचे आपको रिजॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको जस्ट हाफ करना है। एक तो ये पैटर्न हुआ कि नंबर्स के पोजीशंस को हाफ कर दिया गया,
कोई जरूरी नहीं कि हाफ ही कर दिया जाए, पहले वाले को हाफ कर दिया, दूसरे वाले को ज्यों का त्यों रख दिया, फिर तीसरे वाले को हाफ कर दिया, चौथे वाले को ज्यों का त्यों रख दिया। ये आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस में किसको हाफ किया, किसको नहीं किया। हो सकता है 1/3 भी कर दे, अगर 1/3 करने के लायक, जैसे 24 को 1/3 किया जा सकता है, तो 1/3 करके जो भी अल्फाबेट आएगा आपको दिया जाएगा अल्फाबेट ही, क्योंकि अल्फाबेटिकल आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग न्यू लेटर कोडिंग डिकोडिंग को रिजॉल्व करते हैं पोजीशन के बेस पे। और ये जो सिस्टम है, ये आपको नंबर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे, या रीजनिंग में भी, जो रीजनिंग में भी नंबर सिस्टम है जिसका मैथमेटिक्स से थोड़ा अलग होता है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। नंबर भी दिया जा सकता है, 4, 24, 18, 20 को ये लिख दिया। नंबर सीरीज जब आप पढ़ेंगे रीजनिंग में, तो वहां भी आपको ये मदद करेगा कि नंबर्स को कैसे कैसे उसने चेंज किया, किस पैटर्न में चेंज किया है। अब मैं सिंपल सा इसमें बता रहा हूँ। किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में सुमन को TWPES लिखा जाता है, तो उसी कोड लैंग्वेज में पिंकू को क्या लिखा जाएगा? तो पिंकू तो बाद में आएगा, पहले सुमन है। पहले सुमन का पोजीशन देखते हैं क्या चेंजेस किए गए किस तरीके से। तो जैसे ही हम लोग एक कोडिंग का बनाते हैं, तो एस का पोजीशन क्या है? 19। एम हो जाएगा 13। ये पोजीशंस आपने मन मन में लिख लिया। तो पहला लेटर हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे आप पैटर्न न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे ही आपने पुट किया, तो 70-80% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते हैं। 19 से हो गया ये 20, एक बढ़ा दिया गया। 21 से हो गया 23, 2 बढ़ा दिया गया। 13 से हो गया 16, 3 बढ़ा दिया गया। 1 से हो गया 5, 4 बढ़ा दिया गया। 14 से हो गया 19, 5 बढ़ा दिया गया। एक खास पैटर्न में कॉरस्पॉन्डिंग जो लेटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 19 से 20 हो गया, पहले 1 बढ़ाया, फिर दूसरे पोजीशन पे जो लेटर है उसको 2 बढ़ा दिया, तीसरे वाले पोजीशन पे जो लेटर है उसको 3 बढ़ा दिया, चौथे वाले को 4 बढ़ा दिया, पांचवें वाले को 5 बढ़ा दिया। तो सेम पैटर्न में पिंकू को भी हमें सॉल्व करना होगा। जब आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू यहां लिखेंगे, इसमें 1 बढ़ा देंगे, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, यू 21 होता है, 21, 5, 26। तो इस तरह से पैटर्न भी चेंज होते हैं। कई कई जगह में सिंपल हो जाएगा SUMAN। इसमें आप देखेंगे कि +1 कर दिया गया, सब में एक एक पोजीशन बढ़ा दिया गया। एस को टी कर दिया, यू को भी कर दिया, एम को एन कर दिया, ए को बी कर दिया, एम को ओ कर दिया। यानी सारे लेटर्स में एक एक बढ़ा दिया गया। तो आप भी वही करेंगे। ये डिपेंड करता है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। आप ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि क्या किस तरीके से छेड़छाड़ इसमें की गई है, उस छेड़छाड़ को पता करना होता है हमें।
तो जब आप बनाएंगे क्वेश्चंस को तो आपको एनालिसिस खुद करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर आप टाइप में बांधने की कोशिश करेंगे तो बंधेगा नहीं, क्योंकि इसके जो पैटर्न्स होते हैं ये सैकड़ों हजारों पैटर्न्स हो सकते हैं। जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक दो तीन लेटर्स को कितने तरीके से हम लोग सजा सकते हैं, चार लेटर का हो तो कितने तरीके से सजा सकते हैं, कितने पैटर्न्स हो सकते हैं। इन द सेम वे कोडिंग डिकोडिंग का भी पैटर्न जो है अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता है। कुछ खास पैटर्न होते हैं। अगर 20-25 पैटर्न आपके दिमाग में एक बार सेट हो गए प्रैक्टिस के थ्रू, तो आप सारे पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं काफी आसानी से। तो मैं आगे बढ़ता हूं इसको। इसके लिए जरूरी है कि आप अल्फाबेट के पोजीशंस अच्छी तरीके से याद कर ले। जितना ज्यादा याद होगा उतना ही ज्यादा आप समय बचाएंगे। नंबर कोडिंग डिकोडिंग, ये नंबर कोडिंग डिकोडिंग में क्लियर है कि इसमें नंबर का कुछ खेल होता है। इसमें क्या होता है, एक अल्फाबेट एक मीनिंगफुल थिंग दिया रहेगा, कोई नाम कोई भी चीज इंग्लिश का कोई वर्ड दिया रहेगा, उसके जस्ट राइट साइड में नंबर्स होंगे। उस नंबर और नाम में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप को आपको पता करना होता है कि किस संदर्भ में ये नंबर किस तरीके से आया है। कोई ना कोई एक नियम होगा, कोई ना कोई एक तरीका होगा, क्योंकि कोडिंग की गई है उस नंबर्स को अल्फाबेट के साथ, तो उसी कोडिंग को आपको पता करना है। किसी कोड लैंग्वेज में राजू को ये लिखा जाता है, तो पिंटू को क्या लिखा जाएगा? याद रहे आपके पास ऑप्शंस भी हैं। जैसे ही नंबर आता है तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि नंबर जैसे ही आ गया तो हमें पोजीशन याद होनी चाहिए, पोजीशन दिमाग में आना चाहिए। ये पोजीशंस है अल्फाबेटिकल। आप देखेंगे कि आर का पोजीशन 18 है तो 18 यहाँ लिख दिया गया है। ए का 1 है तो 1, जे का 10 है तो 10, यू का 21 है तो 21। आप इसको भूल जाए, पहले इसको देखते हैं हम लोग। इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नंबर किस किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इसी में मैं सारा टाइप बता देता हूँ। राजू को नंबर के माध्यम से कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, कितने तरीके से डिकोड या कोड कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। राजू का कोड अगर बनाने दे दिया जाए आपको और ये कहा जाए कि केवल नंबर का इस्तेमाल करना है, अल्फाबेट का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप कितने तरीके से राजू को आप लिख सकते हैं। पहला तरीका तो ये हुआ कि जो अल्फाबेटिकल पोजीशन है आप उसको हूबहू लिख दें। आर का 18, ए का 1, जे का 10, यू का 21। एक तो तरीका ये हुआ, ये तो आपको देखते ही हिट हो जाएगा क्योंकि आपको पोजीशन याद है। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा पैटर्न हम ये कर सकते हैं, आर 18 है, दूसरा पोजीशन है, सिंपल है। आपको यहाँ अल्फाबेट का पोजीशन मैंने बता दिया है कि उल्टा अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। आपको आर का अपोजिट पता है, आई। 18 है, 18 का 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 18 है
जे का हम राजू को ये भी लिख सकते हैं, इस न्यूमेरिकल वैल्यू से भी दिखा सकते हैं। कैसे? आर का 18 होता है, 18 को हमने 9 कर लिया। 9 दो तरीके से हो सकता है, या तो 18 का आधा हो, या फिर हमें पता है आर का अपोजिट आई होता है, आई का पोजीशन 9 होता है। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड का पोजीशन 26 होता है। जे का 10 है, तो जे का पोजीशन रिवर्स साइड में लेंगे तो 17 हो जाएगा। जे का अपोजिट क्यू होता है, क्यू का पोजीशन 17 है। यू का अपोजिट एफ होता है, एफ का पोजीशन 6 है। तो अपोजिट लेटर पोजीशन, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे तो हम ये लिखेंगे, ये तो तुरंत पहचान जाएगा आदमी, सिंपल सा कोड है, कोई दूसरा आदमी भी जान जाएगा। तो थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो अपोजिट कर देंगे। और क्या तरीका हो सकता है? एक बहुत कॉमन तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर को हमने यहाँ 18 लिखा, 18 दो डिजिट का अंक है, उसको सिंगल डिजिट में हम बदलें। सिंगल डिजिट में कैसे बदलते हैं? दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 9, 8 1 9। और चूंकि ए का तो 1 है, 1 को एक ही डिजिट का है तो एक डिजिट, 10 को भी लिख देंगे 1, इसको लिख देंगे 3। अगर हम राजू को ये लिखें, पूरी तरीके से सोचना पड़ जाएगा कि ये आया कहां से, इसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न ये जब भी आएगा, यहां कुछ भी हो, आपने ये पोजीशन 18 1 10 21 जब तक दिमाग में नहीं होगा, आप इस यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए ये जरूरी है। तो हमने ये क्या किया है, राजू का जो अल्फाबेटिकल लेटर अल्फाबेट्स है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 18 जो पोजीशन है, इसको हमने यूनिट डिजिट में चेंज कर दिया। यूनिट डिजिट याद रखना है। तो 8 और 1 को जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा। एक तो सिंगल डिजिट ही है 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 ही होगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो ये आता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये आसान होता है। जब आप यहाँ लिख लेंगे, लिखने का मतलब हमेशा मेरा ये होता है कि आप ज्यादातर चीजें अपने दिमाग में रखेंगे। लिखने का मतलब ये नहीं कि कलम से लिखना है, बहुत ज्यादा जरूरत हो तब आप लिखेंगे, शुरुआत में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये पोजीशन सिंगल डिजिट में भी चेंज किए जाते हैं कई बार। कोडिंग करते वक्त या डिकोडिंग करते वक्त हम लोग जो अल्फाबेटिकल पोजीशन है, अगर 2 डिजिट का पोजीशन है तो उसको सिंगल डिजिट में, और इसके इसके अनंत तरीके हो सकते हैं। आप इसको गुना कर दें, 18 को 1 और 8 को गुना कर दे 8, 1 0 और 1 को गुना कर दे 0, 2 एकम 2, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं आपके पास कि किस तरीके से हम अल्फाबेट को नंबर में कोड कर दें। तो कोडिंग करते वक्त जो भी कोड होगा, ये बेस तो इसका यही होगा, इसी से कुछ ना कुछ बना होगा। तो आपको पता करना है कि 18 को कितने तरीके से, आर का पोजीशन 18 है तो 18 को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। इस 18 को क्या क्या कर सकते हैं हम? 18 को हम आधा कर सकते हैं, 2 से भागा कर सकते हैं, 3 से भागा कर सकते हैं, 6 से भागा कर सकते हैं, 9 से भागा कर सकते हैं। 18 को जितने तरीके से हम उलट फेर कर दें, जोड़ घटा गुना भाग, या फिर इन आपस में इसको सिंगल डिजिट कर लें, 8 और 1 मिलकर 9 हो जाएगा, या इसको गुना कर दें 8 एकम 8 हो जाए। तो 2 4 5 6 ही तरीके होते हैं जो 18 को हम अलग अलग तरीके से लिख सकें। आर को हमें नहीं देखना है नंबर वाला वैल्यू में, आर आपको बस परेशान करने के लिए राजू लिख दिया गया है। ये बेसिकली है 18 1 10 21, 18 1 10 21 को ऐसे लिखा गया है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम आपका हो जाए, इसलिए इस तरह के पैटर्न बनाए जाते हैं कि आप इसको उलझ जाए, लेकिन आप उलझेंगे नहीं अगर आप अपने प्रैक्टिस करेंगे। तो नंबर कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
आपको अगर पोजीशन याद है, उस पोजीशंस को आप देखेंगे, पिंटू पी में 16 है, और हमेशा याद रखना है कि ऊपर जिस पैटर्न को फॉलो किया गया है, नीचे भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यानी कि ऊपर अलग पैटर्न लगा दिया हमने, नीचे अलग। तीसरा एस्पेक्ट ये होगा हमारा, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन से भी आपको आइडिया काफी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, बैंक में, रेलवेज में और एससीजीएल में भी। तो आप इसको देखेंगे, बहुत ही आसान है। इसका अल्फाबेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना हो भी सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से है। इसमें बेसिकली शब्दों का हेरफेर होता है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है ये। आपको परेशान करने के लिए बहुत तरीके से लैंग्वेज इससे दिए रहेंगे, लेकिन उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, पहले जान ले कि ये है क्या। इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग में पर्टिकुलर वर्ड के लिए एक दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया था। उस जगह के बदले में राम को श्याम कहा जाता है, राम को आम कहा जाता है, मोहन को कटहल कहा जाता है, दिल्ली को आगरा कहा जाता है। यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड इंसर्ट कर दिया जाता है, लेकिन एक वर्ड नहीं रहेगा, उसमें सीरीज ऑफ वर्ड्स रहेंगे। किसी कोड लैंग्वेज में दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को आगरा कहा जाता है, आगरा को पटना कहा जाता है, तो लखनऊ को क्या कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लखनऊ को क्या कहेंगे, तो लखनऊ का भी सीरीज कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आपको पीछे से, आगे से चलते हुए पीछे पकड़ना है। तो इसको देखते हैं क्या है। यदि पर्वत को समुद्र, समुद्र को झील, झील को मैदान, मैदान को आकाश कहा जाए, तो बच्चे कहाँ खेलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके लिए लॉटरी है, क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चंस होता है। आपके पास सॉल्व करने के दो रास्ते हैं, एक लंबा रास्ता, एक बहुत ही सरल रास्ता। तो लंबा रास्ता क्या, ये देखते हैं। बच्चे खेलते कहाँ हैं, तो बच्चे कहीं भी खेल सकते हैं, घर पे खेल सकते हैं, मैदान में खेल सकते हैं, जंगल में भी खेल सकते हैं, पार्क में भी खेल सकते हैं। तो बच्चे जहां खेलते हैं वो वर्ड कहाँ है, यहाँ पहले वो ढूंढना है। पर्वत में तो खेले, समुद्र है, झील है, मैदान है, आकाश है। तो एक जो कॉमन वर्ड है, जो बच्चे जहां जनरली खेलते हैं, वो मैदान है ना। तो
पर्वत को समुद्र बोल रहे हैं, फिर समुद्र को झील कह रहे हैं, झील को मैदान कह रहे हैं, मैदान को आकाश खेलते, बच्चे कहाँ खेलते हैं? सिंपल सा चीज है, बच्चे जहां खेलते हैं पहले ये पता कर लेना, बच्चे खेलते कहाँ? मैदान में। हमको कुछ नहीं पढ़ना है, मैदान में खेलते हैं, तो मैदान को क्या कहते हैं? आकाश। एक आध सेकंड में, 2 सेकंड में ये सॉल्व हो जाता है, चाहे कितना भी लंबा रहे। आपको कीवर्ड ढूंढना है, कीवर्ड का मतलब है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ये तो सिंपल था। मिस्टर बंसी चाहिए वो डर लग हुआ थी। लाल को नीला, नीला को काला, काला को हरा, कहा जाएगा तो आकाश का रंग। आकाश का रंग ये पूछा जाता है। नीला ही होता है, तो हम लोग देखेंगे नीला होता है ना, नीला को क्या कहते हैं? काला। बस यही रुक जाना है, यहाँ आगे नहीं बढ़ना है। फिर ये नहीं समझना है कि नीला को काला करें तो फिर काला को हरा नहीं कह रहे हैं तो हरा आंसर होगा। तो हमें जैसे ही आकाश का रंग क्या होता है? नीला, तो नीला को क्या कहते हैं? तो नीला को काला कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा काला। आगे नहीं बढ़ना है, यहीं रुक जाना है, आंसर आपका काला होगा। आगे हो सकता है लंबी सीरीज दी गई हो, उसको ट्रेन नहीं करना है, उसको पकड़ना नहीं है, आपने सिंपल नीला पे आना, नीला को क्या कहते हैं वो आंसर। ये बहुत इजी है। आगे देखते हैं अगला टाइप। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि नाम से क्लियर है, उभयनिष्ठ कोडिंग डिकोडिंग, मतलब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 2 क्लू दिए रहेंगे, 2 हेल्पिंग वर्ड्स दिए रहेंगे, उसकी मदद से तीसरे वर्ड की कोडिंग निकालनी। ये भी काफी सिंपल है, कॉमन है, कॉमन वर्ड ढूंढना होता है। मैं एक एग्जांपल से सीख करता हूँ इसको। किसी कोड लैंग्वेज में फायर को ये कहा जाता है, रूम को ये कहा जाता है, मोर को क्या कहेंगे? हम लोग देखते हैं ऐसे, खासकर ऐसे प्रश्नों में FIRE ये मोर है। पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, इन्हीं दोनों लेटर्स जो ये बने हुए अक्षर या शब्द है, इन दोनों शब्दों का में से ही अल्फाबेट्स को लेके ये वर्ड बनाया गया है, MORE। इसका मतलब है हमारा जो इसका आंसर है इसमें छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हमें कॉमन वर्ड ढूंढने हैं, इन दोनों में क्या है। इन दोनों में पहले कॉमन वर्ड ढूंढेंगे हम लोग।
एक तो आर है, दूसरा ई है। पहले हम अल्फाबेट में देखेंगे कॉमन वर्ड क्या है। इन दोनों वर्ड्स में कॉमन वर्ड आर है और ई, तो इन दोनों में भी हमें कॉमन वर्ड्स ढूंढने होंगे। इसमें ये जरूरी नहीं है कि एफ के लिए 8 है, आई के लिए 7 है, आर के लिए 5 है, ई के लिए 5। यह जरूरी नहीं है कि उसी पोजीशन में है, क्योंकि ना तो इसका पोजीशन वैल्यू है ना कुछ है, ये जैसे तैसे डाल दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन वर्ड हम ढूंढ सकते हैं। फोर है, 5 है। किस्मत से 4 और 5 आर और ई का कोड मिल गया। आर का कोड 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन इसमें पोजीशन सेम दिख रहा है मुझे। इसमें पोजीशन जो है, तीसरा पोजीशन 4 है, तो तीसरे नंबर पे आर है, और यहाँ पहला पोजीशन आर का है तो पहला पोजीशन 4 का। इसका मतलब क्लियर है कि पोजीशन में छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसका मतलब आर के लिए 4 है, ई के लिए जो है 5 है। हमारे लिए आसान हो गया। ओ और एम के लिए, ओ के लिए 9 होगा, एम के लिए 3 होगा। तो मोर करना है तो एम के लिए 3, ओ के लिए 9, आर के लिए 4, ई के लिए 5। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? आर और ई कॉमन है, आर और ई दोनों में। इस कॉमन वर्ड के लिए क्या मिला हमें? 4 या 5। हो सकता है कि आर के लिए 4 हो, ये भी हो सकता है कि आर के लिए 5, ये भी हो सकता है ई के लिए 4 हो, ई के लिए 5 भी हो सकता है। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्जैक्ट एक, किसी एक का पता चल जाए तो दूसरे का पता जो बचेगा वो उसी का होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपके क्वेश्चंस के पैटर्न पर। जब आप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से पोजीशंस के लिए कौन सा लेटर्स इस्तेमाल किया गया है, कौन सा कॉमन लेटर किस कॉमन अल्फाबेट के लिए यूज किया गया है। तो कैसे हम लोग पकड़ेंगे? तो पहला तो क्वेश्चंस, दूसरा हो जाएगा आपका जो पूछा गया जो वर्ड है, वर्ड, तीसरा है ऑप्शन। आपको ऐसे प्रश्न में ऑप्शन से ज्यादा मदद मिल जाएगी। ये तो सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। तो आपके पास 3-4 चीजें होती हैं, ऑप्शन भी होता है, क्वेश्चंस भी होता है, वर्ड्स भी सामने है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इजीली आप इसको पता कर सकते हैं। अब उसी तरह से अगला हमारा जो पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग का, मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। मिक्स को भी देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आज कोडिंग डिकोडिंग कोई फाइनल करना होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन उसको करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस का मैं आपको मटेरियल शेयर कर दूंगा आज, ताकि आप प्रिपेयर हो गया है, तो आपके लिए आसानी होगी समझने में। और कोडिंग डिकोडिंग का भी आपको नोट नहीं किया है तो आपको आज उसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। टाइप मोड में नहीं है क्योंकि टाइपिस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ ही दिनों में टाइप मोड में भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल पीडीएफ मोड में आपको मैं नोट शेयर कर दूंगा। तो आप जब पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी होगी। अजय चौहान की रीजनिंग की बुक आती है, वर्बल रीजनिंग, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला काम आपका ये है कि जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आप वही चैप्टर को पहले टच करें। बाकी आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप कर सकते हैं। पर्पस हमारा ये है कि जो जो चैप्टर आप करते जा रहे हैं उसमें एक्सीलेंसी आपको हासिल होती है। जैसा कि नाम से क्लियर है, मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग, इसका कोई पैटर्न ही नहीं है, ये मिला जुला है।
सब कुछ मिला दिया गया है, नाम से ही क्लियर है। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। आपको जो बताया था कॉमन कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल उस तरह का है। टी ब्लू टी सो, चाय अच्छी है। सो को हटा देते हैं, ये कंफ्यूज करेगा क्योंकि 3 वर्ड का है। चाय अच्छी है, बात चाय की बन गई बात। हमें चाय का पता करना, चाय के लिए कौन सा कोड वर्ड यूज हुआ है। तो हमें पहले सबसे पहले चाय को देखना होगा, चाय कहाँ है। चाय यहाँ है और चाय यहाँ है। सबसे पहले हम लोग इस दोनों पे कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि चाय का कोड पता करना है हमें। तो चाय वाला वाक्य यहाँ है, ठीक है। क्योंकि चाय अच्छी है तो वो बनाया गया है यहां से, और बात चाय की है तो यहां से बनाया गया है, और चाय दोनों में कॉमन है। तो हमें पता करना होगा इन दोनों में कॉमन कौन है। टी फ्लू टी, टी का बाय, इस दोनों में कॉमन केवल एक वर्ड है, टी, टी आई टी। इत्तेफाक से टी लिखा हुआ है, ये कुछ और भी हो सकता है। इसका मतलब क्लियर है, इन दोनों पैटर्न में टी आई कॉमन है, इन दोनों में चाय कॉमन है। इसका मतलब चाय के लिए प्रयुक्त कोड जो है वो टी आई है। अब बात की बात कर रहे हैं, बात का कोड क्या होगा। तो हम लोग बात देखेंगे कहाँ है, बात देखते हैं। बात चाय की बात बन गई, ये बात है, सॉरी बन गई बात, ये बात है यहाँ, यहाँ बात। अब हमें इन दोनों में बात है कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन है देखना पड़ेगा। टी का बाय, बाय मुंह जुई, इसका कोई मतलब नहीं है, कोडिंग है ये। इसमें देखते हैं कि बाय जो है यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब बाय का, बाय के लिए चाय का इस्तेमाल किया गया, चाय का मतलब बी वाई है। काफी आसान है ये। इस तरह के सेंटेंस भी दिए जा सकते हैं बड़े बड़े, आपसे सेंटेंस भी पूछा जाएगा कि चाय, चाय की बात, चाय की बात है कैसे लिखा जाएगा। तो आप पहले चाय का पता करेंगे कोड, की का पता करेंगे कोड, फिर बात का पता करेंगे कोड। तो ये काफी सिंपल होता है, काफी आसान है ये। जितने पैटर्न मैंने आपको बताया है, आगे के जो पैटर्न्स हैं बिल्कुल इसी तरह के हैं, इसी तरह के मिले जुले पैटर्न हैं जिनको अलग अलग टाइप का नाम दिया गया है, सिवाय मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स बिल्कुल अलग होता है। मैट्रिक्स के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, वो काफी सिंपल होता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें ना कुछ पोजीशन की आवश्यकता होती है ना कुछ होता है। वो पैटर्न एनालिसिस हम करते हैं बिल्कुल इसी तरह से करते हैं, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे। तो बाकी को मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो भी मटेरियल्स हैं, तो आप बाकी के पैटर्न को आप उसी से कर लेंगे। मोटा मोटी जो हमारा मिक्स कोडिंग डिकोडिंग तक ही पैटर्न सारा कवर हो जाता है। इसके बाद आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस में जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके पास सॉल्यूशन पेपर भी होते हैं, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एटीट्यूड हमेशा याद रखना जब आप प्रैक्टिस करते हैं
कि क्यों नहीं बनेगा। अगर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाए, हो सकता है वो टाइम लेगा, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, हो सकता है 1 दिन भी ले ले। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कैट के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उसका लेवल अच्छा होता है काफी। हो सकता है आपको टाइम ले वो, लेकिन वो टाइम जो टेकिंग है ना, एक दिन का, 1 घंटे का, वो आपको काफी बेनिफिट देगा, क्योंकि उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आप जो प्रोसेस अपनाएंगे वो आपको रिवीजन भी कराएगा और आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको काफी स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। इसलिए आप किसी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, अंत में देखेंगे उसका सोल्यूशन क्या है। पहले एफर्ट ये होना चाहिए, जितना टाइम लगे देना है। अभी टाइम नहीं बचाना है। टाइम बचाने के लिए जब हम सारी क्वेश्चंस को, पूरे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद जब स्पीड की बात आती है, जब प्रैक्टिस करते हैं, तो उस समय टाइम बचाना होता है। अभी केवल एक ही उद्देश्य है कि क्वेश्चन चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, हमें बनाना है। अगर हमने वो चैप्टर पढ़ लिया है तो क्यों नहीं बन रहा है, तो उसको दूर करना है। ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देना है, अभी ये भारी वाला, ये टफ है, इसको छोड़ देते हैं। छोड़ना अभी नहीं है, वो छोड़ना एग्जाम में है। जो भारी पेपर्स होते हैं उसको एग्जाम में हम लोग बाद में टैकल करते हैं, अगर टाइम बचता है, नहीं तो वो टाइम ले लेगा आपका वो क्वेश्चंस के लिए भी जो आपको आते हैं। तो पहले हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे इसको करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं केवल एंड केवल जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ये लूंगा। परसेंटेज आपका हो चुका है, परसेंटेज में आई थिंक आपने बना लिया होगा, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जहां कहीं भी दिक्कत होगी यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और थ्रू व्हाट्सएप भी आप, अगर कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो आप। हाँ, मैंने एक चीज और कहा था कि आपके जो जीएस के पेपर्स हैं, जीएस में मैंने लूसेंट के लिए कहा था, आई थिंक सब लोगों ने ले लिया होगा। लूसेंट अगर किसी ने नहीं लिया है तो अदर जीएस के भी काफी सारे बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन लूसेंट इज द बेस्ट, क्योंकि वो कंसाइज वे में काफी चीजें उसमें हैं। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि जो ट्रेडिशनल जीके है वो याद करने को किसी दिन मैं पूछ लूंगा कोई भी क्वेश्चन। इसलिए आप लोग प्रिपेयर है। विश्व में प्रथम, लंबा, छोटा, बड़ा, और राज्य, राजधानी, मुद्रा, करेंसीज वगैरह, कौन देश का क्या है, नहीं है, कितनी सबसे बड़ी नदी है, जो कॉन्टिनेंट्स है उसके बारे में, ये सब चीज आप लोग पढ़ते रहेंगे। किसी दिन मैं आपको पूछ दूंगा। अभी मैं कुछ टाइम स्पेयर आपके लिए करने वाला हूँ जीएस के लिए। तो थोड़ा बिजी शेड्यूल था, लॉकडाउन के बाद ऑफिस में काफी ज्यादा लोड है। तो कुछ दिनों में ये चीजें जब नॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो काफी अच्छे तरीके से आपको वो भी मटेरियल दे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करें, मैं मटेरियल दे दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपको मैं बता दूंगा, कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्लासेस में वीक में 2 दिन लूंगा आपका। तो इस तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक से रहें, और क्लास अटेंड जरूर करें, क्योंकि क्लास अटेंड आप करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। बहुत ही इमरजेंसी हो तब आप क्लास ड्रॉप आउट करें, अदरवाइज नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। आपके लिए फिर मुश्किल होगा, और हमारे लिए भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग होता है कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय।